हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल रश्मि फन ब्लॉग्स पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 7। इससे पहले इस कहानी के 6 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सब ने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अब तक आप सब ने पढ़ा था। नील अपने कुर्ते की बाजू फोल्ड करते हुए बोलता है कि दादी ये भी बता दो कि वो राजा रानी अलग कैसे हुए थे। इनका ये भी जानना ज़रूरी है। बेड पर लेटे हुए दोनों ही बच्चे जल्दी से हैरानी से उठकर बैठ जाते हैं और फिर हैरानी से नील की तरफ देखकर एक साथ बोलते हैं कि भैया क्या राजा रानी अलग भी हो गए थे क्या? कैसे अलग हुए थे हमारे राजा और रानी? तो चलिए देखते हैं अब आगे इस कहानी में क्या होता है। नील की बात सुनकर दादी ने भी नील की तरफ देखकर थोड़ा सा गुस्से से कहा कि तू अभी तक सोया नहीं नील, तुझे तो सो जाना चाहिए ना। तो नील भी दादी की तरफ देखकर बोलता है कि अभी तो मेरे दोनों ही छोटे भाई नहीं सोए हैं, तो फिर मैं कैसे सो जाऊं दादी। इतना बोलकर नील भी अब आकर दादी के पास में ही लेट गया और इतने में ही वो दो बच्चे भी फिर से बोलते हैं कि बताइए ना दादी, वो राजा रानी अलग कैसे हो गए थे। दादी ने भी अब दोनों की तरफ देखा और फिर कहा कि निहाल, शुभ, दोनों ही चुपचाप से सो जाओ, हर बात पूछने के लिए नहीं होती है ना। उन दोनों ने फिर से नील की तरफ देखा तो शुभ तो अब सीधा उठकर नील के पेट पर आकर बैठ गया था और बोलता है कि भैया बताओ ना, वो राजा रानी कैसे अलग हो गए थे। तो नील कुछ बोलता उससे पहले ही दादी बोलती है कि अलग हुए थे तो फिर क्या हुआ, एक भी तो हो जाएंगे ना वो दोनों ही। तो नील ने भी दादी की तरफ देखा और कहा कि आपको लगता है कि वो एक हो जाएंगे। दादी बोलती है कि हाँ लगता है, और ये अभी छोटे हैं ना, इन्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है तुझे। नील ने भी अब शुभ को अपने ऊपर से लिटाकर बहुत ही प्यार से कहा कि बहुत रात हो गई है, चलो अब आराम से सो जाओ, सुबह स्कूल भी तो जाना है ना तुम दोनों को। और तभी निहाल भी अब नील की दूसरी तरफ आकर लेट गया और बोलता है कि भाई नींद नहीं आ रही है मुझे। नील बोलता है कि आंखें बंद करोगे तो नींद आ जाएगी ना, जल्दी से सो जाओ, आंखें बंद करो अपनी। नील ने अपने एक हाथ को निहाल की आंखों पर रखा और फिर दूसरे हाथ से शुभ की कमर को हल्के हल्के से सहलाने लगता है और थोड़ी ही देर में उसने अपने दोनों ही भाइयों को प्यार से सुला दिया था और फिर शुभ को पेट से उतार कर अपने पास लिटा लिया। दादी वहीं पर बैठी रहती हैं और उन तीनों को देख रही थी। फिर वो बोलती हैं कि नील कुछ भी कहो, ये दोनों पूरा दिन मेरे आगे पीछे ही घूमते रहते हैं, लेकिन जब नींद आती है ना तो फिर तेरे पास में ही आ जाते हैं, सोने के टाइम पर मेरे पास नहीं आते। नील बोलता है कि हाँ दादी, मैं जानता हूँ मेरे भाई मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अब आप भी जाकर आराम कर लीजिए। दादी बोलती है कि नहीं नहीं रहने दो, मैं भी यहीं पर सो जाती हूँ तुम लोगों के पास, तुम भी ठीक से सो जाओ बेटा। ना बोलकर दादी भी वहीं पर रखे एक दूसरे सिंगल बेड पर जाकर लेट जाती हैं, लेकिन ना तो नींद दादी को आ रही थी और ना ही नील को नींद आ रही थी, वो दोनों ही अभी तक जाग रहे थे। नील बोलता है कि दादी ये सब कुछ कब तक चलेगा। दादी ने कहा कि पता नहीं बेटा, ऐसा नहीं है कि तू ही परेशान है, मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इस चीज़ से, हम दोनों ही परेशान हैं। नील बोलता है कि दादी मैं परेशान नहीं हूँ, लेकिन छोटी माँ को देखता हूँ तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है मुझे। अब इतना छोटा भी नहीं हूँ मुझे कि जो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आए, मुझे सब कुछ समझ में आता है, सब कुछ पता है मुझे। छोटी माँ ने मेरे लिए कितना सेक्रीफाइस किया है और पापा ने माँ के साथ क्या किया माँ के साथ पापा ने, बस एक बार छोटी माँ। नील ने अभी इतना ही कहा था कि तभी उसे हल्के हल्के से खराटे सुनाई देते हैं। नील ने हल्की सी करवट लेकर देखा तो दादी सो चुकी थी। दादी आंख बंद करके लेटी थी। नील को गुस्सा आ गया और वो थोड़ा सा तेज आवाज में बोलता है चंद्रकला चंद्रकला। दादी भी एकदम से उठती हैं और बोलती हैं कि हाँ हाँ मैं जाग रही हूँ। नील थोड़ा सा दांत पीसते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें अपना दुख सुना रहा हूँ और तुम हो जो आराम से सो जाती हो दादी। तो दादी बोलती हूँ कि यार आप सारा दिन काम करती हो तो थक भी तो जाती हो ना, सोऊंगी नहीं क्या। तो नील भी करवट लेकर बोलता है कि ठीक है तो सो जाओ, जितना सोना है आराम से सो जाओ। तभी नील को हल्के हल्के से खराटे फिर से सुनाई देने लगते हैं। नील अब एकदम से इरिटेट हो गया था, उसे थोड़ा थोड़ा गुस्सा आने लगा था, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट भी आ गई थी। उसने अपने दोनों ही भाइयों को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर दिया, लेकिन उसे तो अभी भी नींद नहीं आ रही थी। उसके दिल में हजारों सवाल घूम रहे थे, शायद कुछ पुरानी यादें उसके दिमाग में घूम रही थी और कुछ सोचकर वो उठता है और उसने देखा कि दादी का ब्लैंकेट भी अभी नीचे गिरा हुआ है। नील ने सबसे पहले दादी का ब्लैंकेट ठीक किया और फिर उस कमरे से निकलकर बाहर आ जाता है। इस वक्त नील प्रताप हाउस में नहीं था बल्कि पुश्तैनी हवेली में आ चुका था। बहुत बड़ी सी पुश्तैनी हवेली थी और उस पुश्तैनी हवेली का एक हिस्सा नील और उसके भाई इस्तेमाल करते थे। नील अपने कमरे से निकलकर एक दूसरे कमरे में आ गया। उसने वहां पर देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं और मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि संध्या वहां पर नहीं थी। उसका कमरा पूरी तरह से खाली पड़ा था। नील ने कमरे में चारों तरफ अपनी नजरें घुमाकर
देखा, लेकिन उसे संध्या कहीं भी दिखाई नहीं देती है। वो धीरे से मन में बोलता है कि अरे छोटी माँ कहाँ हो आप। संध्या जो कि अभी बालकनी में थी, उसकी आंखों में भी अभी भी आंसू थे। उसने भी जल्दी से अपने आंसुओं को पोंछा और बोलती है कि हाँ नील, मैं यहाँ पर हूँ। नील तेज कदमों के साथ बालकनी की तरफ चला गया, लेकिन जब उसने बालकनी में हल्का सा झांक कर देखा तो एक बार फिर से हैरान हो गया। उसका मुंह हैरानी से खुल गया। वहीं से अभी अभी एक गाड़ी गुजरी थी और वो गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि उसके पापा संजय प्रताप सिंह की थी। नील ने एक नज़र संध्या की तरफ देखा तो संध्या ने भी अपने आंसुओं को छुपाते हुए कहा कि क्या हुआ नील, तुम अभी तक सोए नहीं बेटा, क्या हुआ, तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या। नील ने कहा कि क्यों आने देती हो पापा को आप यहाँ पर। संध्या बोलती है कि तू अभी छोटा है ना, समझेगा नहीं इस बात को। इतना कहकर वो अंदर जाने लगी तो नील भी पीछे आता हुआ बोलता है कि छोटी माँ, इतना भी छोटा नहीं हूँ मैं कि मुझे कुछ भी समझ ना आए, मुझे सब कुछ समझ में आता है। इतना तो मैं समझता हूँ कि पति पत्नी एक साथ रहते हैं और आप दोनों अलग अलग रहते हो। आप दोनों की लड़ाई हो गई है, उसके बाद भी पापा कभी कभी आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आते हैं। वो आपसे प्यार करते ही नहीं है क्या, वो आपसे प्यार नहीं करते हैं। मैं नहीं जानता हूँ कि वो आपसे प्यार करते हैं या फिर नहीं, लेकिन जब जब वो यहाँ पर आते हैं तब आपकी आंखों में आंसू जरूर आ जाते हैं। संध्या ने भी अपने आंसुओं को कंट्रोल किया और फिर नील के गाल पर प्यार से हाथ लगाकर बोलती है कि तू जाना अपने भाइयों के साथ आराम से सो जा, वरना सुबह उठेंगे तो सबसे पहले यही पूछेंगे कि नील भैया कहाँ पर है, नील भैया को बुलाओ। नील बोलता है कि भाई तो मेरा एक और भी है ना, उसे तो मेरी याद नहीं आती होगी ना माँ। बोलिए। संध्या बोलती है कि क्यों नहीं आती होगी उसे याद, उसे भी याद आती होगी। अब जाकर तू भी सो जा, बहुत रात हो गई है। नील भी कमरे से जाता हुआ बोलता है कि अभी दादी को बताता हूँ जाकर, लेकिन तभी संध्या बोलती है कि नील, तुम्हें कसम है मेरी, अगर तुमने दादी को कुछ भी बताया, तुम कुछ भी नहीं बताओगे दादी को। नील रुक गया और उसने पलट कर संध्या की तरफ देखा तो संध्या बोलती है कि तुम छोटे हो बेटा, तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि तुम्हारे पापा यहाँ पर क्यों आए थे, लेकिन जब बड़े हो जाओगे ना तो फिर मुझसे कभी भी इस चीज को सवाल नहीं करोगे, जरूर समझ जाओगे तुम। नील ने भी हल्की सी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर चुपचाप उस कमरे से बाहर चला जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे अपने पापा पर इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो आया और फिर आकर अपने भाइयों के पास चुपचाप से आंख बंद करके लेट जाता है, मगर थोड़ी ही देर में उसे भी नींद आ गई थी और वो भी सो गया था। वही संध्या, उसने एक नज़र बेड की तरफ देखा तो बेड पर अभी सिलवटें आई हुई थी। संध्या आगे आई और उसने उन सिलवटों को ठीक किया और फिर तभी उसे बेड पर वो पल दिखाई दे रहे थे जो कि संजय के साथ प्यार की दुनिया में उसने गुजारे थे, जो कि अभी अभी संजय और वो एक साथ में गुजार चुके थे। तो चलिए देखते हैं फ्लैशबैक कुछ यादों का। संध्या अपने बेड पर लेटी हुई थी, उसे नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार करवट बदल रही थी, कभी करवट लेती तो कभी उठकर बैठ जाती, कभी कभी चक्कर भी लगाने लगती कमरे में, लेकिन नींद उसकी आंखों में कोसों दूर थी। अचानक ही उसे एकदम से हिचकियां आती हैं। उसने अपने दिल पर अपना हाथ रखकर कहा कि संजय, और इतने में ही संध्या के कमरे का दरवाजा हल्का सा खटखटाता है। किसी के खटखटाने की आवाज से संध्या भी जल्दी से अब अपने बेड से उठकर दरवाजे की तरफ चली जाती है। वो दरवाजा खोलती है तो और ज्यादा हैरान हो जाती है। सामने सच में भी संजय ही खड़ा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें बहुत ज्यादा लाल थी। देखकर ही ये पता चल रहा था कि संजय ने कितनी ज्यादा ड्रिंक की हुई है। संजय बहुत ज्यादा दारू पीकर आया था। संध्या काफी ज्यादा गुस्से में थी, लेकिन धीरे से बोलती है कि क्यों आए हो यहाँ पर, चले क्यों नहीं जाते हो आप, तो नील को पता चलेगा तो फिर। संजय ने भी अगले ही पल संध्या के मुंह पर अपना हाथ रख दिया और फिर दूसरे हाथ से उसकी कमर को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोलता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है मुझे तुम्हारी संध्या, प्लीज, मैं कहीं और भी नहीं जाऊंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा तुम्हारे पास, प्लीज संध्या, समझ रही हो ना तुम। संध्या की आंखों में हल्का हल्का सा पानी आ गया था। वो भरे हुए गले से बोलती है कि बस अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए ही तो आते हो आप मेरे पास। संजय थोड़ा सा आगे आया और फिर उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया और संध्या को कसकर अपने गले लगा लिया। संध्या भी उसके गले लग जाती है। उसने भी अपना चेहरा संध्या की गर्दन में छुपाते हुए कहा कि समझा करो ना संध्या, आज कोई बात मत करो प्लीज़, मुझे तुम्हारा थोड़ा सा प्यार चाहिए, मुझे प्यार करो, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए, बस थोड़ा सा प्यार दे दो मुझे। तुम भी जानती हो मैं बहुत ज़्यादा अकेला हूँ, बहुत ज़्यादा अकेला। संध्या काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लेकिन नम आंखों से बहुत ही प्यार और उम्मीद भरी नज़रों से बोलती है कि अकेले हैं तो फिर आकर हम सबको क्यों नहीं लेकर जाते हैं अपने साथ। संजय ने भी अब संध्या की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अपनी पकड़ कसता चला गया और फिर धीरे धीरे उसके हाथ संध्या के बदन पर घूमने लगे थे। वो उसके साथ हरकत करने लगा था। संध्या ने भी पहले तो संजय को रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी थी, लेकिन कब तक वो संजय को रोक पाती। कहीं ना कहीं ज़रूरत तो उसे भी संजय की थी और
वो हर बार यही सोचती थी कि शायद इस बार उसके और संजय के बीच की दूरियां खत्म हो जाएंगी, शायद इस बार सब कुछ ठीक हो जाएगा, संजय पहले की तरह उसके साथ रहने लगेगा। इसीलिए वो भी संजय के प्यार में बहती चली गई और संजय ने अगले ही पल संध्या को अपनी गोद में उठा लिया और फिर उसे प्यार से बेड पर लिटा दिया और फिर उसकी ओर झुककर उसकी आंखों में देखकर बोलता है कि तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते हैं मुझे, प्लीज मत रोया करो ना संध्या, तुम क्यों रोती हो, मुझे नहीं अच्छा लगता है जब तुम रोती हो। संध्या सुबकते हुए बोलती है लेकिन दिए तो आपने ही है ये आंसू मुझे। तो संजय बोलता है कि मैंने कहा ना कि मुझे कोई भी पुरानी बात नहीं चाहिए, कोई भी पुरानी बात नहीं, बस थोड़ा सा प्यार करने दो मुझे, तुम जानती हो ना कि मैं कहीं और नहीं जाऊंगा। संध्या इतना कहकर उसने भी अब संध्या के आंचल को पकड़कर हल्का सा खींचा और फिर देखते ही देखते वो दोनों ही प्यार की दुनिया में चले गए, दोनों ही एक दूसरे की बाहों में झूल गए थे। करीब 1 घंटे के बाद संध्या ने अब संजय की बाजू पर अपना सिर रखा हुआ था, लेकिन अब उसकी आंखें हल्की हल्की सी नम हो चुकी थी। संजय ने एक हाथ से संध्या के बालों को सहलाते हुए कहा कि मैं जा रहा हूँ संध्या। संध्या के तो एकदम से रोंगटे खड़े हो गए थे, उसकी आंखों में फिर से पानी आ गया था। वो भरे हुए गले से बोलती है कि अगर जाना ही था तो फिर आते ही क्यों हैं आप। संजय बोलता है कि मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता हूँ, तुम्हें पता है ना, बिल्कुल भी नहीं रुक सकता हूँ मैं यहाँ पर, तुम भी ये बात अच्छे से समझती हो। संध्या बोलती है कि आखिर कब तक ये सब कुछ चलेगा, कब तक मैं नहीं झेल पाऊंगी ये सारी चीजें, कब तक आप मेरे दिल से ऐसे ही खेलते रहेंगे। संजय उठकर बैठ जाता है और फिर उसने भी अपने पास रखी हुई कमीज उठाई और फिर उसे पहनने लगता है। संध्या भी अब खुद को चादर से कवर करके बैठी हुई थी। संजय एकदम से बेड से उठ गया और फिर अपने कपड़े पहनता हुआ बोलता है कि मैं जा रहा हूँ संध्या, माँ को मत बताना कि मैं यहाँ पर आया था। संध्या भी थोड़ा सा गुस्से में संजय की तरफ देखकर बोलती है कि जैसे माँ को पता नहीं है कि उनका बेटा रात को अंधेरे में यहाँ पर आता है और सुबह होने से पहले ही चला जाता है, माँ को सब पता रहता है। संजय ने भी एक नज़र मुस्कुराकर संध्या की तरफ देखा और बोलता है कि तो क्या करूँ मैं, बताओ तुम ही बताओ क्या करूँ मैं, तुम्हारी खूबसूरती मुझे यहाँ तक खींच कर ले आती है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, वरना मैं नहीं आना चाहता हूँ यहाँ पर, बिल्कुल भी नहीं, दिल के हाथों मजबूर हूँ मैं। संध्या की आंखों में फिर से पानी आ गया था और फिर संजय भी उठता है और जेब में हाथ डालकर बोलता है कि मैंने कहा ना, तुम्हारी आंखों में आंसू मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, प्लीज मत रोया करो तुम। संध्या कुछ नहीं बोलती है। संजय ने भी अलमारी खोला और उसमें से एक नाइट सूट निकाला और संध्या की ओर बढ़ाते हुए कहा कि मैं चाह रहा हूँ इसे पहन लेना। इतना कहकर संजय ने वो नाइट सूट वहीं बेड पर रख दिया और फिर वहां से चला गया। उसके जाते ही संध्या फूट फूट कर रोने लगती है, उसका रोना बहुत तेज तेज हो रहा था। फिर उसने जल्दी से अपने कपड़े को पहना और भागती हुई बालकनी में आ जाती है। संजय तब तक अपनी गाड़ी तक पहुंच चुका था और उसने एक बार फिर से सर उठाकर संध्या की तरफ देखा और फिर संध्या की आंखों में एक बार फिर से पानी आ जाता है। संजय भी अब बिना कुछ बोले बिना कुछ बाय करे गाड़ी में बैठा और चुपचाप वहां से चला जाता है। इसी के साथ फ्लैशबैक एंड होता है। यही सब सोचते सोचते न जाने संध्या कब को नींद आ गई और वो सो गई, उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह प्रताप हाउस में दादाजी रसोई में खड़े हुए थे और उनके पीछे एक 7 साल का लड़का जिसके चेहरे पर बहुत ज्यादा गुस्सा था, वो भी उन्हीं के पीछे चुपचाप से खड़ा हुआ था। उसने अपने हाथ बांधे हुए था और फिर उसने भी स्कूल की ड्रेस पहनी हुई थी। वो कोई और नहीं था, रुद्र था, रुद्राक्ष प्रताप सिंह, जो कि अपने पापा के साथ में ही रहता था। रुद्र बोलता है कि दादाजी मुझे स्कूल आज ही जाना है, मैं आज ही स्कूल जाना चाहता हूँ। दादाजी ने भी हल्का सा पलट कर देखा और बोलते हैं कि तो फिर मैंने कब मना किया है तुझे स्कूल के लिए, जाओ चले जाओ। तो रुद्र ने भी अपने कंधे उचकाकर कहा कि दादाजी पर मेरा नाश्ता कहाँ पर है। तो दादाजी ने भी जल्दी जल्दी से एक ब्रेड पर मक्खन लगाया और फिर रुद्र की तरफ बढ़ाते हुए बोलते हैं कि खाओ और चुपचाप स्कूल चले जाओ। रुद्र बोलता है कि आप जानते हैं ना ब्रेड अनहेल्दी होता है दादाजी। तो दादाजी ने कहा कि तो फिर बेटा अपने बाप से जाकर बोलना कि वो तेरे लिए खाना बनाएगा। और तभी संजय ने भी कुर्ते की बाजू फोल्ड करता हुआ नीचे आया और सीधा किचन में आकर बोलता है कि दादाजी आप बाहर जाकर बैठ जाइए, मैं नाश्ता लेकर अभी आता हूँ। दादाजी ने एक नज़र गुस्से में रुद्राक्ष की तरफ घूर कर देखा और फिर जाकर चुपचाप से डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। रुद्र भी बिल्कुल अपने दादाजी के सामने जाकर अकड़ के साथ बैठ गया। संजय ने जल्दी जल्दी से दोनों के लिए नाश्ता बनाया और फिर प्लेट लेकर उन दोनों के पास में आ जाता है। संजय ने रुद्र की तरफ प्लेट बढ़ाई और बोलता है कि जल्दी से खा लो बेटा, ड्राइवर तुम्हें स्कूल छोड़ देगा। रुद्र ने भी जल्दी जल्दी से खाना खा लिया और फिर बोलता है कि मेरा टिफिन कहाँ है पापा। संजय वापस से किचन में गया और फिर टिफिन बॉक्स लेकर रुद्र के पास आता है और उसे पकड़ाता हुआ बोलता है कि ये रहा, अब जाओ ना यार, देर हो जाएगी स्कूल के लिए, जल्दी से अपना बैग डालो। उसने भी जल्दी से अपना बैग में टिफिन डाला और फिर वहां से चला गया। उसके जाते ही दादाजी ने संजय की तरफ घूर कर देखा और गुस्से से कहा कि रुद्र बहुत ज्यादा समझदार है, वो बस खाने की
वजह से ही हम सब पर डिपेंड है, वरना वो अपना स्कूल बैग खुद ही लगाता है, अपने स्कूल की ड्रेस को भी खुद ही देखता है, तैयार भी वो खुद ही हो जाता है, वो किसी के भी सहारे नहीं रहता है। रुद्र हमारा बहुत ही ज़्यादा समझदार है। संजय ने भी अपने पापा की तरफ देखते हुए कहा कि तो पापा आप क्या कहना चाहते हैं मुझसे? दिग्विजय सिंह जी भी संजय की तरफ देखकर बोलते हैं कि मैं क्या कहूँगा तुझसे, मेरी कौन सा सुनता ही है तू, कुछ भी नहीं सुनता है। अपनी वाली घर से निकाल दी तूने और साथ में मेरी वाली भी निकाल दी, समझा तू? इतना कहकर दिग्विजय सिंह जी भी अब थोड़ा सा गुस्से से नाश्ता करने लगते हैं। संजय भी डाइनिंग टेबल पर बैठ गया था और अपने सिर को पकड़कर बोलता है कि पापा पापा सिर में आज बहुत तेज दर्द हो रहा है। दादाजी ने कहा कि तो फिर इतना ज़्यादा पीता ही क्यों हो तू? पहले कभी कभी पीते थे लेकिन अब तो आए दिन पीने लगे हो तुम। और तुम कल इतनी रात को क्यों आए थे? कहाँ गए थे तुम इतनी रात को? इतना कहकर दादाजी ने भी संजय की तरफ देखा तो संजय के पास तो अब कोई जवाब ही नहीं था। उसे तो पता ही नहीं था कि उसके पापा को सब पता है। अगले ही पल दादाजी ने फिर से कहा कि मुझे आज तक समझ में नहीं आता है कि तुम्हारे और संध्या के बीच में लड़ाई हुई कैसे, क्या हो गई है? तुमने जो उसे हमेशा के लिए इस घर से बाहर निकाल दिया है, तुमने निकाल तो दिया ही है लेकिन खुद भी तो नहीं दूर रह पा रहे हो तुम उससे। जब मन करता है उसके पास चले जाते हो उससे मिलने के लिए। पता नहीं कैसा रिश्ता है तुम्हारा और संध्या का जो किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है। इतना कहकर दादाजी भी उठकर वहां से चले गए और फिर उनके जाते ही संजय ने भी अपना सिर डाइनिंग टेबल पर रख लिया और फिर बोलता है कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता है पापा हमारा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता है। अब कैसे समझाऊं मैं आप लोग को? इधर पुश्तैनी हवेली इस वक्त संध्या जो कि किचन में काम कर रही थी, जहां उसकी आंखें हल्की हल्की सी सूजी हुई थी और कहीं ना कहीं थोड़ी सी नम भी थी, मगर उसके चेहरे पर एक ग्लो जो बिल्कुल अलग से नजर आ रहा था। उसका चेहरा चमक रहा था। तभी चंद्रकला जो कि बच्चों के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी, उसने नील की तरफ देखकर धीरे से कहा कि कल तेरे पापा घर पर आए थे क्या? यह सुनकर तो नील ने भी थोड़ा हैरानी से संध्या की ओर देखा तो संध्या पलटकर किचन से बाहर आई और फिर नाश्ता डाइनिंग टेबल पर रखते हुए बोलती है कि नहीं तो फिर माँ किसने कहा आपसे कि संजय रात को यहाँ पर आए थे? इतना कहकर संध्या वापस वहाँ से जाने लगी लेकिन चंद्रकला ने उसकी कलाई पकड़ ली और फिर उसे हल्का सा अपनी तरफ घुमाते हुए बोलती है कि तुम मुझे कुछ कहेगी नहीं तो क्या? मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सो जाती हूँ और मुझे कुछ पता नहीं चलता है। तो जिस उम्र में है ना मैं उस उम्र से गुजर कर आई हूँ बेटा। ये जो तेरे गाल हल्के हल्के से लाल रहते हैं ना ये सब कुछ कह देते हैं और ये जो तेरी आंखें हल्की हल्की सी सूजी रहती है ना ये भी अपनी बातों को अच्छे से बता देती हैं। मैं बस नील से कंफर्म कर रही थी कि उसके पापा यहाँ पर आए थे या फिर नहीं। तभी नील ने भी अपने पराठे का एक टुकड़ा तोड़ा और फिर शुभ की तरफ बढ़ाते हुए कहा कि हाँ दादी पापा कल रात को यहाँ पर आए थे, लेकिन आपको कैसे पता कि पापा यहाँ पर आए थे? दादी ने भी नील की तरफ देखकर प्यार से कहा कि तू अभी छोटा है ना, जब बड़ा हो जाएगा तब तुझे समझ में आ जाएगा कि तेरे पापा यहाँ पर क्यों आते थे रात को। नील बोलता है कि माँ भी यही कहती है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मुझे समझ में आ जाएगा। मुझे समझ में नहीं आता है कि यार वो यहाँ पर आते ही क्यों है जब हम लोग उन्हें पसंद ही नहीं है। उनका यहाँ पर आना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है दादी। इतना कहकर नील ने फिर से एक टुकड़ा तोड़ा और फिर निहाल की तरफ बढ़ा दिया। तभी चंद्रकला ने भी निहाल और शुभ की तरफ देखकर बहुत ही प्यार से कहा कि इतने बड़े हो गए हो, अपने भाई के हाथ से ही खाना खाते हो, शर्म नहीं आती है क्या तुम दोनों को? अब तो तुम अपने आप से भी खा सकते हो ना, खुद से खाया करो। नील तू ना अपना खाना खा और शुभ और निहाल तुम दोनों अपना अपना खाना खाओ, समझे तुम? वरना एक एक थप्पड़ मारूंगी सबके गाल पर। तीनों ही चुपचाप से अब अपना अपना खाना खाने लगते हैं। चंद्रकला अपनी जगह से खड़ी हुई और फिर संध्या को किचन में खींचते हुए ले आती हैं और बोलती हैं कि उसे मना क्यों नहीं करती हो तुम, क्यों नहीं मना करती हो उसे? संध्या के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर वो और आंखों में हल्की सी नमी के साथ मिले जुले भाव भी थे। उसके चेहरे पर हल्का सा ग्लो भी था। वो चाहती भी थी कि संजय आए लेकिन ऐसे आए ऐसा नहीं चाहती थी। फिर उसने चंद्रकला से अपना हाथ छुड़वाते हुए कहा कि आप भी जानती हो ना माँ, वो मेरे अलावा किसी के पास नहीं जाएंगे, किसी के पास नहीं। आप तो अच्छे से जानती हो ना अपने बेटे को, आखिर मर्द की भी तो अपनी ज़रूरतें होती है ना। चंद्रकला ने थोड़ा सा गुस्से में संध्या की तरफ देखते हुए कहा कि उसकी 3 ज़रूरतें बाहर बैठी हुई हैं और एक ज़रूरत उसके पास उसी के घर में रहती है। तेरा कोई स्वाभिमान है कि नहीं? ये सुनकर तो संध्या ने भी अब चंद्रकला की तरफ देखा और फिर बोलती है कि नहीं, मेरा कोई स्वाभिमान नहीं है माँ, मेरी खुशी बस संजय से ही जुड़ी है। मैं खुश हूँ तो उनके साथ, ना खुश हूँ तो भी उनके साथ। अगर उन्हें ऐसा ही पसंद है तो फिर ठीक है, ऐसा ही सही। मैं नहीं भूल सकती हूँ, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार किया है, बहुत ज़्यादा। अब मेरी बारी है उन पर विश्वास करने की। चंद्रकला बोलती है कि कौन सा विश्वास, किस विश्वास के बारे में बात कर रही हो? तो कौन सा प्यार, कौन सी दुनिया में रहती हो तुम? मैं सास होकर तुम्हारे लिए लड़ रही हूँ
और तुम हो कि अपने लिए लड़ना ही नहीं चाहती हो, अपने आप को दांव पर लगा दिया है तुमने। अरे भूल गई हो क्या कितना जलील करके तुम्हें उसने उस घर से निकाला था, याद नहीं है क्या तुम्हें? संध्या की आंखों में हल्का हल्का सा पानी आ गया था और उसने भी एक पराठा बनाया और फिर बाहर नील की प्लेट में रखकर आ जाती है और फिर वापस से आकर चंद्रकला से बोलती है कि माँ कुछ भी कर लीजिए, आप कुछ भी नहीं भूली हूँ मैं, मुझे सब कुछ पता है। लेकिन उसके एक हफ्ते के बाद आए भी तो थे वो मुझसे माफ़ी मांगने के लिए, वो भूल जाऊँ क्या मैं कैसे समझाऊँ आपको? जैसे वो मेरे बिना नहीं रह सकते हैं ना, मैं भी नहीं रह सकती हूँ उनके बिना, नहीं रह सकती हूँ माँ मैं संजय के बिना। मैं जैसा चल रहा है ना बस चलने दीजिए, एक ना एक दिन तो वो एक इज्जत के साथ मुझे फिर से अपने साथ उस शहर वाले घर पर लेकर जाएंगे। चंद्रकला बोलती है कि और तब तक तू ऐसे ही रहेगी क्या, इसी दर्द के साथ जिएगी क्या, कब तक रहेगी तू? आपको क्या लगता है कि जब वो आते हैं तो मुझे दर्द होता है? नहीं माँ, मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है, बल्कि एक नई उम्मीद मेरे मन में जागती है जब भी वो मेरे पास आते हैं। इस बात का गर्व महसूस करती हूँ मैं कि मेरे पति मेरे अलावा किसी और के पास नहीं जाते हैं, वो मुझसे ही प्यार करते हैं। चंद्रकला भी अपना सिर पटकते हुए धीरे से बोलती है कि अच्छा तू मुझे बस एक बात बता दे मुझे एक बात, तेरे और संजय के बीच में किस बात को लेकर लड़ाई हुई थी, बताओ मुझे। संध्या ने एक नज़र चंद्रकला की तरफ देखा और बोलती है कि वो मैं आपको नहीं बता सकती हूँ माँ, कुछ राज पति पत्नी के बीच में रहे तो ही ठीक होता है, बस ऐसे ही समझ ली, ये मैं नहीं बता सकती आपको। इतना कहकर उसने एक और पराठा बनाया और फिर उस पराठे को फिर से नील की प्लेट में रख दिया। तो वहीं दूसरी तरफ संजय अपने कैबिन में इस वक्त बैठा हुआ काम कर रहा था और तभी धनराज उसके कैबिन के अंदर आता है। धनराज ने संजय की तरफ देखकर थोड़ा सा गुस्से से कहा कि कल फिर से तू संध्या के पास गया था। संजय ने भी बिना धनराज की तरफ देखे हुए कहा कि यार सबको मेरे उसके पास जाने से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्यों है, मैंने उसे डाइवोर्स थोड़ी ना दिया है, वो आज भी मेरी पत्नी है और मैं उसका पति, उसे पत्नी का दर्जा देता हूँ, अगर उसका पति उसके पास नहीं जाएगा तो क्या कोई और जाएगा? धनराज ने कहा कि क्या बात है, उसे जलील करके घर से पहले निकाल दिया और अब उसके पास जाता भी है तू, तुझे पति होने का धर्म याद आ रहा है, तेरे अंदर बड़ा ही कॉन्फिडेंट है यार। हमें देखो हमारी बीवी नाराज होकर घर से चली गई, 10 बार हाथ पैर जोड़ता हूँ तब भी यहाँ पर नहीं आ रही है। संजय ने भी अब कोई जवाब नहीं दिया और तभी उसका फोन वाइब्रेट होने लगता है। संजय ने अपनी फोन की तरफ देखा तो फोन रिसीव किया और फिर फोन जो था रुद्राक्ष के स्कूल से आ रहा था, जिसमें एक लेडीज टीचर बोल रही थी कि मिस्टर संजय प्रताप सिंह आप जल्दी से जल्दी मेरे ऑफिस आ जाइए, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। आपके बेटे ने तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा उधम मचा कर रखा है, पूरे स्कूल को तहस नहस कर दिया है। ये सुनकर संजय की आंखें हैरानी से फैल गई थी और वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था। उसने भी जल्दी से अपना फोन काटा और फिर खड़े होकर लैपटॉप बंद करते हुए बोलता है कि आज फिर से आज रुद्राक्ष की शिकायत आई है यार, मैं तो परेशान हो गया हूँ इस लड़के से, पता नहीं कब सुधरेगा, क्यों इतना ज्यादा नौटंकी करता है ये। इतना कहकर वो जल्दी से अब बाहर की तरफ जाने लगता है। पीछे पीछे धनराज भी चलता हुआ बोलता है कि शिकायत तो आएगी ही ना, 3 भाई हैं उसके, तीनों से तूने उसे दूर कर दिया है तो फिर उसका गुस्सा तो लाजमी है ना, माँ है उसके पास उससे भी दूर कर दिया है तूने उसे। अरे जब बच्चा परिवार में नहीं रहेगा तो फिर उसके अंदर तो गुस्सा बढ़ेगा ही ना, वो गुस्सा तो करेगा ही नहीं, सब कुछ तेरी वजह से ही हो रहा है, समझा तू? संजय ने भी हल्का सा पलट कर धनराज की तरफ घूर कर देखा और बोलता है कि ये बात नहीं है यार, वो पापा पर गया है, बिल्कुल अपने पापा पर गया है, इसीलिए इतना गुस्सा करता है। तुम्हें नहीं पता है सुबह नाश्ता बनाने के टाइम पर घर में हर रोज महाभारत हो जाती है, हर रोज लड़ाई होती है दादाजी की और उसके पोते की। धनराज बोलता है कि तो फिर संध्या को लेकर क्यों नहीं आ जाता है तू, क्यों नहीं लाता है उसकी माँ को उसके पास? संजय ने जब धनराज की बातों का अब कोई भी जवाब नहीं दिया और फिर गाड़ी में बैठकर चुपचाप वहां से चला गया। लेकिन कोई तो बड़ी बात थी जिस वजह से संजय चाह कर भी संध्या को वापस नहीं ला रहा था। ऐसा तो कुछ राज था जो संजय और संध्या को दूर कर रहा था, कुछ तो ऐसा था कि संजय उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। और अगले 20 मिनट में संजय प्रिंसिपल के रूम में बैठा हुआ था और उसके सामने 2 बच्चे खड़े हुए थे, एक रुद्राक्ष और एक और लड़का खड़ा हुआ था जो रुद्राक्ष से शरीर में दुगना होगा। संजय ने भी हैरानी से प्रिंसिपल की तरफ देखते हुए कहा कि मेरे बेटे ने इसको मारा है। प्रिंसिपल ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि जी हाँ संजय जी, आप ही देख लीजिए, रुद्राक्ष की शरारतें तो आए दिन बढ़ती जा रही, हर रोज ये कोई ना कोई नया कांड करता है, हर रोज ये किसी न किसी बच्चे के साथ लड़ाई करता है। अब तो हम स्कूल वाले भी परेशान हो गए हैं आपके बेटे से, इसने इस लड़के को जोर से मारा। तभी उस मोटे से लड़के की मम्मी कैबिन में आती हैं और फिर प्रिंसिपल पर जोर से चिल्लाते हुए बोलती हैं कि हम लाखों की फीस भरते हैं आपके स्कूल में और फिर आपसे हमारे बच्चे ठीक से देखे भी नहीं जाते हैं क्या आप लोग हमारे बच्चों को ऐसे ही पिटवाती रहो कि स्कूल में बुलाकर मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगी, आपके स्कूल को भी बंद करवा दूंगी, आपके स्कूल
में ऐसे ही महाभारत होती रहेगी क्या? प्रिंसिपल ने भी हाथ जोड़कर कहा कि देखिए रुद्राक्ष के पापा यहीं पर बैठे हैं, प्लीज़ आप शांति से काम लीजिए, प्लीज़ शांत हो जाइए। स्कूल की रेपुटेशन का ख्याल है, कुछ तो शर्म करिए, प्लीज़ बैठ जाइए आप लोग भी शांति से। वो औरत भी चुपचाप अब संजय के सामने जाकर बैठ गई थी, लेकिन संजय की पर्सनालिटी उसे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट कर रही थी। वो तो उसे बहुत ही प्यार से देख रही थी। संजय ने उस औरत की तरफ देखा और कहा कि देखिए मिसेस सिंघानिया, मैं हाथ जोड़कर अपने बेटे की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए आप, मेरी बेटी की तरफ से मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। तभी रुद्राक्ष काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बोलता है कि कैसी बातें कर रहे हो आप, किस बात की माफ़ी मांग रहे हो पापा आप इनसे? संजय ने थोड़ा सा गुस्से में रुद्राक्ष की तरफ घूर कर देखा और फिर अपने दांत पीसते हुए बोलता है कि तू चुप रहे तू, समझा तू मैं बात कर रहा हूँ ना। इतना कहकर उसने फिर से मिस्टर सिंघानिया की तरफ देखा और फिर अपने हाथ जोड़कर बोलता है कि प्लीज़ मिसेस सिंघानिया, बच्चा है, जाने दीजिए ना, गलती हो गई, थोड़ी बहुत तो लड़ाइयाँ स्कूल में होते ही रहती हैं, माफ़ कर दीजिए मेरे बेटे को, अगली बार ऐसी गलती नहीं करेगा। वो क्या है ना कि इसकी माँ नहीं है। और ये सुनकर तो मिस्टर सिंघानिया बहुत ही प्यार से बोलती हैं कि ओ माय गॉड, इनकी माँ नहीं है क्या? क्या इस बच्चे की माँ नहीं? ओह मेरा बच्चा, ये भी मेरे बच्चे जैसा ही है, मैंने इसे माफ़ कर दिया, कोई बात नहीं, बच्चा है, कोई गलती हो ही जाती है। तभी संजय ने भी हल्की सी ना में अपनी गर्दन हिलाई और बोलता है कि नहीं आप गलत समझ रही हो मिसेस सिंघानिया, माँ तो है इसकी लेकिन इसके पास में नहीं है। मिसेस सिंघानिया को ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगी थी और शायद वो संजय के साथ थोड़ा घुलना मिलना चाहती थी। वो संजय के साथ टाइम स्पेंड करके उसके साथ रहना चाहती थी, लेकिन संजय ने तो उसके इरादों पर एकदम से पानी फेर दिया था, क्योंकि सिंघानिया ने तो ना जाने क्या क्या सपने भी पका लिए थे अपने दिमाग में। अगले ही पल मिसेस सिंघानिया गुस्से में बोलती है कि देखिए मिस्टर प्रताप, वो सब मैं नहीं जानती हूँ, आपके बेटे ने मेरे बेटे को बहुत तेज मारा है, मैं तो कंप्लेंट करूंगी, ज़रूर करूंगी इसकी पुलिस कंप्लेंट। तो संजय ने फिर से बहुत ही प्यार से कहा कि देखिए मैं हाथ जोड़कर कितनी ज़्यादा विनती करता हूँ आपसे, प्लीज़ विनती कर रहा हूँ, छोड़ दीजिए ना प्लीज़, ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा प्लीज़, बच्चा ही तो है, जैसा मेरा बच्चा वैसे ही आपका बच्चा भी तो है। तभी प्रिंसिपल ने कहा कि देखिए मिसेस सिंघानिया, दोनों के बीच में बात कुछ ना कुछ तो ज़रूर हुई होगी, वरना इतना भी रुद्राक्ष पागल नहीं है, रुद्राक्ष ऐसे किसी पर भी हाथ नहीं उठाता है, इतना तो मैं रुद्र के बारे में अच्छे से जानती हूँ। इतना कहकर प्रिंसिपल ने रुद्राक्ष की तरफ देखा और बोलती हैं कि रुद्राक्ष, तुमने इसे क्यों मारा, अब तुम ही बताओगे। रुद्राक्ष ने भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कहा कि क्योंकि ये मेरे भाई को गाली दे रहा था, और कोई मेरे भाई को गाली देगा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, अगर ये क्या कोई भी देगा उसे भी मारूंगा मैं। रुद्राक्ष ने ये बात बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड के साथ कही थी, इतना ज़्यादा गुस्सा उसके अंदर था कि संजय को भी कभी कभी रुद्राक्ष के गुस्से से बहुत ज़्यादा डर लगता था। इस बार संजय ने भी मिसेस सिंघानिया की तरफ देखकर थोड़ा सा गुस्से से कहा कि आपके बेटे को गाली नहीं देनी चाहिए थी, आपके बेटे ने गाली देकर बहुत बड़ी गलती करी है, आप अपने बेटे को गाली ही सिखाती हो क्या घर पर? मिसेस सिंघानिया ने भी थोड़ा सा गुस्से में कहा कि देखिए मिस्टर प्रताप, मैं अपने बेटे को गाली नहीं सिखाती हूँ, मैं क्यों सिखाऊंगी अपने बच्चे को गाली? आपका बेटा झूठ बोलता है, झूठ बोल रहा है आपका बेटा, मेरे बेटे ने कोई गाली वाली नहीं दी है। प्रिंसिपल ने कहा कि नहीं मिसेस सिंघानिया, इस बात की गारंटी तो मैं भी देती हूँ कि रुद्राक्ष झूठ नहीं बोलता है। फिर उसने मोटू की तरफ देखकर कहा कि ए मोटू, क्या तुमने रुद्राक्ष को कुछ भी कहा था, बताओ मुझे सच सच क्या है। मोटू ने भी एक बार फिर से अपनी माँ की तरफ देखा और फिर प्रिंसिपल की तरफ देखा। प्रिंसिपल बोलती है कि मोटू झूठ नहीं बोलते हैं, सच सच बताओ कि तुमने रुद्र के भाई को गाली दी थी या फिर नहीं, क्यों गाली दी थी तुमने रुद्राक्ष के भाई को? मोटू ने भी हल्का सा हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि बस एक बार गधा बोला था और कोई गाली नहीं दी थी मैंने, बस फिर क्या था। रुद्र ने एक और पंच मोटू के मुंह पर जड़ दिया और संजय ने जल्दी से रुद्राक्ष को पीछे से पकड़ लिया और उसे रोकते हुए कहा कि रुद्र ये तुम क्या कर रहे हो, मार क्यों रहे हो उस मोटू को? रुद्राक्ष अभी भी मोटू को तरफ गुस्से से बढ़ रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे मोटू को अभी ही मार देगा। उसने भी अंगुली दिखाते हुए गुस्से से कहा कि ए मोटू, मेरे भाई के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कहा ना तुमने तो फिर तेरी माँ, तेरा बाप, तेरा पूरा खानदान तुझे बचा नहीं सकता है मुझसे, समझा तू? मोटू कहीं का, बोला था ना कि आज के बाद मेरे भाई को कुछ भी मत कहना, कभी भी उसकी तरफ आंख उठाकर भी ना ही देखना, मगर तू नहीं माना, तूने उसे गधा बोला ना। तो वही संजय तो ये सब कुछ सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान था। उसने जैसे तैसे रुद्राक्ष को अपनी गोदी में उठा लिया और फिर मिसेस सिंघानिया की तरफ देखकर बोलता है कि अब तो आपको पता चल गया ना कि क्या सच है और क्या झूठ है। मेरा बेटा ऐसे ही किसी को नहीं मारता है, ना ही वो किसी पर इतना ज़्यादा गुस्सा करता है। अगर आपको पुलिस कंप्लेंट करनी है ना तो फिर कर दीजिए, मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं भी केस लड़ लूँगा क्योंकि मेरा बेटा रुद्राक्ष बिल्कुल ठीक है। फिर उसने प्रिंसिपल की तरफ देखते हुए कहा कि मैं अपने बेटे को घर पर लेकर जा रहा हूँ, इसे कल समझा बुझा
कर स्कूल भेज दूंगा। प्रिंसिपल ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर अगले 1 घंटे में रुद्राक्ष बोनेट पर बैठा हुआ आइसक्रीम खा रहा था और संजय जो हाथ बांधकर उसे गुस्से से घूर रहा था। संजय ने बोला कि गधा ही तो कहा था ना उसने, और तुमने तो उसे मार दिया। क्यों पीटा तुमने उसे? क्या जरूरत थी उस पर हाथ उठाने की? रुद्राक्ष ने कहा कि पापा, मैं भाई के बारे में कुछ भी नहीं सुन सकता हूँ, कुछ भी नहीं। और फिर गधा सुन लूंगा क्या मैं? एक तो पहले ही आपने उन्हें मुझसे दूर किया हुआ है, दूर कर दिया है आपने मेरे भाई को। अब कोई आकर उनके बारे में अगर उल्टा सीधा बोलेगा तो फिर मैं बिल्कुल भी नहीं सुनूंगा। इतना कहकर रुद्राक्ष तो अपनी आइसक्रीम में बिजी हो गया था। संजय ने भी थोड़ा सा उसे घूरते हुए कहा कि अच्छा, अगर कोई बात है तो फिर आराम से भी तो हो सकती है ना, उस पर लड़ाई झगड़ा करना जरूरी होता है क्या? लड़ाई झगड़ा करना नहीं चाहिए, समझे तुम? रुद्राक्ष ने भी अपनी आइसक्रीम खत्म की और फिर बोनेट पर खड़ा होकर दोनों ही हाथ अपने कमर पर रखकर बड़े ही एटीट्यूड के साथ बोलता है कि पापा, एक बात आप हमेशा याद रखना, अगर किसी ने भी मेरी फैमिली के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कहा ना तो फिर मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, जान से उड़ा दूंगा मैं, समझे आप? क्योंकि रुद्राक्ष प्रताप सिंह को प्यार से चीजें समझाना नहीं आता है। मैं किसी को प्यार से नहीं समझा सकता। मैंने उस मोटू से पहले ही कहा था कि लड़ाई तेरी मेरी है और तू बीच में नील भाई को मत लेकर आ, लेकिन वो लेकर आ गया नील भाई को बीच में, तो फिर अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब कोई नील भाई को कुछ कहेगा तो फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। रुद्राक्ष की बात सुनकर संजय काफी ज्यादा हैरानी से रुद्राक्ष को देख रहा था। 7 साल का हुआ था कि रुद्राक्ष और बातें इतनी बड़ी बड़ी करता था कि जैसे कोई भी झंझना जाता। संजय ने भी कहा कि रुद्राक्ष प्लीज मेरी बातों को सुनो, हर बार लड़ाई से काम नहीं होता है, हर बार लड़ाई काम नहीं आती है, कुछ मामले प्यार से और शांति से भी सुलझाए जा सकते हैं। रुद्राक्ष बोलता है कि वो सब मुझसे समझ में नहीं आता है, वो सब मुझसे नहीं होगा पापा, मुझे बस इतना पता है कि कोई मुझे कुछ कहेगा तो फिर मैं उसकी बैंड जरूर बजा दूंगा। इतना कहकर वो जल्दी से बोनेट से उतर गया और फिर गाड़ी का दरवाजे खोलता हुआ बोलता है कि मैं कल दादाजी के साथ पुश्तैनी हवेली जाऊंगा। संजय ने कहा कि कल तुम स्कूल जाओगे, कहीं भी नहीं जाओगे, समझे तुम? रुद्राक्ष बोलता है कि आपको लगता है कि मैं आपकी बातों को मानूंगा? नहीं ना, तो फिर आइए आकर ड्राइविंग कीजिए, जल्दी से मुझे घर पहुंचाइए। संजय ने भी एक गहरी सांस ली और फिर बोलता है कि वो अकेली 3 बच्चों को संभाल रही है, लेकिन ये तो अकेले ही मुझसे नहीं संभाला जा रहा है। इतना ज्यादा गुस्सा क्यों है यार इसके अंदर? काश मैं इसको बदल लेता उन दोनों बच्चों में से किसी से। कभी कभी ऐसा लगता है कि इसका गुस्सा तो सैलाब लेकर आएगा। संजय भी अपने ऑफिस में काम कर रहा था और धनराज भी एक फाइल लेकर उसके कैबिन में आता है और संजय के सामने रखते हुए बोलता है कि जल्दी से साइन कर दे, काम शुरू करवाते हैं। संजय ने भी फाइल ली और फिर जल्दी जल्दी उस फाइल पर साइन कर दिया और फिर धनराज को फाइल पकड़ा दी। धनराज बोलता है कि क्या हुआ था कल रुद्राक्ष के स्कूल में? संजय ने भी धनराज की तरफ देखते हुए कहा कि मुझे रुद्राक्ष के गुस्से से बहुत ज्यादा डर लगता है यार, उसके अंदर तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। धनराज बोलता है कि क्यों, तुझे उसके गुस्से से कैसे डर लगने लगा? संजय ने कहा कि यार वो तो अभी 7 साल का है और मुंह पर ही धमकी दे देता है कि उसकी फैमिली को अगर किसी ने भी कुछ किया ना तो फिर वो सब की बैंड बजा देगा। सुनकर तो धनराज के चेहरे पर भी हल्की हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। वो भी चेयर खींचता हुआ बैठ गया और बोलता है कि तू लड़ नहीं पाया, लेकिन तेरे बच्चे लड़ेंगे और जीतेंगे भी, समझा? तू देख लेना। संजय के चेहरे पर बहुत ही ज्यादा उदासी आ गई। वो बोलता है कि हाँ शायद मैं नहीं लड़ पाया यार, लड़ना भी नहीं चाहता हूँ मैं नहीं चाहता हूँ मेरे सामने किसी को भी कुछ हो जाए, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता था कि रुद्राक्ष फाइटिंग बैक करे। धनराज बोलता है कि तू रुद्राक्ष को नहीं रोक सकता है, कोई भी रुद्राक्ष को नहीं रोक सकता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा तूफान है। वो अभी 7 साल का है ना, और फिर तेरी बातें अभी से ही नहीं सुनता है तो तुझे क्या लगता है कि जब वो 27 साल का हो जाएगा तो क्या तेरी बात सुनेगा? कभी भी नहीं। संजय ने भी अपनी कमर पर चेयर से लगाते हुए बहुत ही प्यार से कहा कि यार इसी बात का तो डर है मुझे, मेरा नील मेरा आज्ञाकारी बेटा है, लेकिन ये रुद्राक्ष तो बिल्कुल मेरी नहीं सुनता है। वो तो बिल्कुल नील से विपरीत है। जितना नील समझदार, सॉफ्ट और प्यार से है, उतना ही ज्यादा रुद्राक्ष के अंदर गुस्सा, एटीट्यूड और अकड़ है यार। पता नहीं क्या होगा मेरे इस लाडले का, पता नहीं आने वाले सालों में क्या ही होगा। धनराज अपनी जगह से खड़ा होकर बोलता है कि जो होगा अच्छा ही होगा, फिक्र मत कर तू। हमेशा सर झुकाना सही नहीं रहता है यार, फाइट बैक करनी चाहिए, हमेशा अपने लिए लड़ना चाहिए। तू नहीं लड़ा क्योंकि तू अकेला है, वो लड़ेगा क्योंकि वो अकेला नहीं, उसके 3 भाई उसके साथ हैं, समझ रहा है ना तू? एक पिलर छत नहीं संभाल सकता, लेकिन 4 पिलर छत अच्छे
अच्छे से संभाल सकते हैं। संजय ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और बोलता है कि अच्छा, और अगर किसी भी पिलर को कुछ हो गया तो धनराज ने भी हंसते हुए कहा कि यार कुछ भी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, हमारे बच्चों को कभी कुछ हो ही नहीं सकता। इतना कहकर धनराज वहां से चला जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का आज का एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। कैसा लगा आपको आज का एपिसोड, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। आखिर क्यों संजय और संध्या दोनों ही एक दूसरे से दूर हैं? आखिर क्या प्रॉब्लम है इन दोनों के बीच में? कौन सा राज है जो इन दोनों ही परिवारों को अलग कर रहा है? एक हो के भी दोनों ही अलग अलग रह रहे हैं। क्या रुद्राक्ष कभी अपने भाइयों के पास जा पाएगा? क्या नील सब कुछ ठीक कर पाएगा? क्या होगा इस कहानी में आगे, ये सारी चीजें पता चलेंगी नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फ्रेंड्स।